हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा वेजिटेशन इन इंडिया। आपको पता ही है कि प्रीवियसली इवन एक वीडियो पहले भी आ चुका है वेजिटेशन पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5, ये 5th पार्ट चैप्टर 5 का रहने वाला है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज द पब्लिकेशन बाय स्टडी IQ इटसेल्फ, जो कि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं बोलूंगा ज्योग्राफी की स्टडी के लिए। आप ऑर्डर करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन आपको हमारी ऐप पे कंप्लीट बुक की डिस्कशन मिल जाएगी। तो आपको ज्योग्राफी में किसी भी तरीके की प्रिपरेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी डिस्कशन को आराम से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पे बताना चाहूंगा वो ये है कि आपको पता है प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी के काफी सारे क्वेश्चन आए थे। अगेन ज्योग्राफी इज नाउ वी कैन से रेनेसांस ऑफ ज्योग्राफी इज गोइंग ऑन। और आपको इतने ज्यादा बल्क में क्वेश्चन आने के बाद ज्योग्राफी आपका एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन जाता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में, जो कि मैं मानता हूं सबसे कॉम्पिटिटिव स्टेज है आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में। इसलिए ज्योग्राफी को इग्नोर ना करके कॉन्सेप्ट है समझें और उसको इंप्लीमेंट करें। चलिए नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम बात करते हैं। जैसा आपको पता है कि काफी अच्छा डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। जिन लोगों के पास है बुक आप देख सकते हैं। ओपन करेंगे चैप्टर 5 को तो आपको ये डायग्राम जो है वो दिख जाएगा। इससे मुझे ये पता लगता है कि मेरे पास 7 टाइप के डिफरेंट वेजिटेशन जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। वो 7 डिफरेंट टाइप्स की मैं बात करता हूं। मेरे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट आते हैं और फिर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं। ये जो पहली 3 टाइप आप देख रहे हैं ये किस बेस पे है? ये ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है इंडिया का अगर मैं लैटिट्यूड वाइज एक्सटेंशन की बात करता हूं तो आई केम टू नो कि इंडिया जो है हाफली टेम्परेट एरिया है, हाफली आपका ट्रॉपिकल एरिया है, राइट और नॉट? क्योंकि 23.5 दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो हमारे मिडल ऑफ द कंट्री से पास आउट होती है। अगर मिडल ऑफ द कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होगी तो ऑब्वियसली हमारा आधा एरिया टेम्परेट हुआ और आधा हुआ ट्रॉपिकल। जब ट्रॉपिकल एरिया की बात करते हैं तो अब ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर तो वेरी करने से रहा। क्या वेरी कर सकता है? रेनफॉल वेरी कर सकता है। तो बस उसी के हिसाब से सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होगा, कम रेनफॉल हुआ तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस हुआ, अगर थोड़ा सा और रेनफॉल कम हो गया तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट बन गए। अब क्या होगा? इसके बाद मैं अपनी लैटिट्यूड को चेंज करता हूं। जैसे ही मैंने लैटिट्यूड को चेंज किया तो फ्रॉम ट्रॉपिकल में पहुंचा अपने टेम्परेट एरिया के अंदर। जब मैं टेम्परेट एरिया में पहुंचा तो फिर मेरे पास क्या होगा? थोड़ा सा पहले तो क्या होगा? वार्म टेम्परेट आपने पढ़ा होगा। वार्म टेम्परेट ही मैं क्या नाम दे देता हूं? सब ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट का नाम दे देता हूं। क्योंकि ट्रॉपिकल से थोड़ा सा टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा, आउट ऑफ दी सडन कभी भी चीज चेंज नहीं होती। सडनली अगर मैं बोलूं कि आपकी पर्सनैलिटी में हमें सडनली चेंज करना है कि कल की कल आप क्या करोगे? फ्रेंच बोलना शुरू कर दोगे। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। सिमिलरली अगर मैं ट्रॉपिकल एरिया की 23.5 को जैसे ही क्रॉस करता हूं, ऐसा थोड़ी होगा कि टेम्परेट एरिया शुरू हो गया है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है, कि एक ऐसी लाइन है कि इसके उधर तो काफी ज्यादा स्नोफॉल है और इधर की तरफ आपका बिल्कुल क्या है? लू चल रही है। ये कोई साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर नहीं है जो कि स्ट्रिक्ट बाउंड्री होगी, अगर उधर पैर भी रखा तो आपका पैर काटा जा सकता है। ऐसा नहीं है। ये क्लाइमेटिक बाउंड्री है जो कि मैन मेड है। 23.5 तो हमने बनाया, नेचर ने ऐसी कोई बाउंड्री नहीं बनाई है, राइट और नॉट? नेचर ने ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं बनाई है। काफी एक अच्छा गाना जो है आपने सुना ही होगा, नदियां पंछी पवन के झोंके कोई सरहद इन्हें ना रोके। तो ये तो आपकी बाउंड्रीज जो बनाई है वो तो मैन काइंड की है। अदरवाइज नदियां हैं, पंछी हैं, पवन के झोंके हैं, इनको कोई सरहद नहीं रोकती है और ये आपके एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक मूव ऑन फ्रीली करते रहते हैं। चलिए इसी बात पे मैं आ जाता हूं कि मेरा क्या होगा? ट्रॉपिकल से मैं एरिया पे पहुंचूंगा दूसरे पे तो मेरा सबसे पहले सब ट्रॉपिकल एरिया होगा, ना कि टेम्परेट एरिया होगा। सब ट्रॉपिकल के बाद फर्दर मूव ऑन करने पे मेरे पास टेम्परेट एरिया आएगा, सब अल्पाइन फॉरेस्ट होंगे मेरे पास। और ये चीजें होने के बाद में सब अल्पाइन फॉरेस्ट मतलब मैं माउंटेनियस एरिया की बात कर रहा हूँ। क्योंकि माउंटेनियस एरिया पे जब मैं अपने एल्टीट्यूड को इंक्रीज करता हूँ तो फिर क्या होगा? मेरे पास पर्सपेक्टिव मेरे पास चेंज हो जाता है, अल्पाइन और सब अल्पाइन फॉरेस्ट मिल जाते हैं। एंड फाइनली मेरे पास जो होगा वो होगा लिटोरल एंड स्वैम्प एरिया। लिटोरल एंड स्वैम्प एरिया। चलिए सबसे पहले मैं एवरग्रीन की, ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करता हूं। मैंने 3 पार्ट्स के अंदर इसको सब डिवाइड किया है, जिसमें से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेट एवरग्रीन के बारे में बताया था।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन का जो वेट एवरग्रीन पार्ट है उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो वहां जाके आप देख सकते हैं, आपकी ये प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। चलिए अब हम आज बात करने वाले हैं ड्राई एवरग्रीन के बारे में और सेमी एवरग्रीन के बारे में। ड्राई एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन की टाइप्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मुझे क्या देखने को मिल जाता है, राइट। चलिए हाँ, तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं सेमी एवरग्रीन, तो मतलब एवरग्रीन तो क्या था, जहां पे आपका लीव्स को कभी भी ट्रीज शेड नहीं करते थ्रू आउट द ईयर। ऐसा कोई टाइम नहीं आता स्पेसिफिकली कि उस टाइम पे अपने लीव्स को ड्रॉप करते हैं। लेकिन सेमी एवरग्रीन मतलब यहां पे ग्रीनरी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं कंपेरेटिव टू एवरग्रीन। तो कहां पे होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन? ऑब्वियसली इमीडिएटली वो एरिया जहां पे एवरग्रीन मिल रहा था उसके सराउंडिंग में, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, जहां पे हैवी रेनफॉल होगा वहां मुझे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, जहां पे लिटिल लेस रेनफॉल होगा मुझे वहां पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो मुझे यहां पे क्या मिलता है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मुझे यहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। लिटिल लेस रेनी पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, ऑब्वियसली ये तो ट्रॉपिकल का ही पार्ट है, तो क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे लेकिन कंपैरेटिवली लेस रेनी पार्ट होगा। They are found on the western coast. They can be found in Assam, lower slopes of eastern Himalayas, Odisha, Andamans, etc. These are the regions जो कि क्या है, इमीडिएट हैं उन्हीं एरियाज के जहां पे हैवी रेनफॉल हो रहा था। क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट का मतलब वेस्टर्न घाट के इमीडिएट एरिया, वहां पे काफी अच्छी रेनफॉल हो रही थी। सिमिलरली आसाम तो मेघालय प्लेटू रीजन के अंदर अच्छी खासी रेनफॉल हो रही थी। आपके लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज की बात करेंगे तो यस, ईस्टर्न हिमालयाज पे बे ऑफ बंगाल से काफी अच्छा रेनफॉल हुआ, और उड़ीसा पे और आपके अंडमान निकोबार, ये तो कोस्टल एरिया अगेन है, तो इमीडिएटली इंटरनल पार्ट ऑफ दीज रीजन्स, इनके अंदर आपके सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस की बात करता हूं तो ऑब्वियसली कंपैरेटिव टू प्रीवियस पार्ट जहां पे 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रहा था, यहां पे रेनफॉल क्या होता है, 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच का रेनफॉल देखने को मिल जाता है। तो एनुअली जो आपके पास रेनफॉल होगा वो 200 से 250 मीटर के बीच में होगा। मीन एनुअल टेम्परेचर वो वेरी करेगा 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। मीन एनुअल टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस वेरी कर जाएगा। और आपकी ह्यूमिडिटी की जब मैं बात करता हूं तो अराउंड 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिल जाती है। अराउंड 75% जो है यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिल जाती है। तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन पे आपके क्लाइमेटिक कंडीशन पे यही चीजें आती हैं, 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल वी हैव, राइट। उसके बाद आपका एवरेज टेम्परेचर, क्योंकि एरिया तो ट्रॉपिकल ही है, तो आपका 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सेमी एवरग्रीन में क्या कैरेक्टर होंगे, तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द मिक्स ऑफ डेसिडुअस एज वेल एज द एवरग्रीन वुडी प्लांट। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मिक्सअप होगा, दोनों ही कैरेक्टर पोजेस करते हैं, मतलब कुछ टाइम पे शेड लीव्स भी होंगी और कुछ टाइम पे काफी ग्रीनरी भी देखने को मिल जाएगी। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लेस डेंस बट मोर gregarious, that is grow in the open cluster than the wet forest. In Assam especially these forests are more gregarious, that is ये क्या करते हैं, ओपन क्लस्टर में आपके सेमी एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट जो है वो ग्रो किए जाते हैं। सो डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यस, एवरग्रीन के कंपैरिजन में सेमी एवरग्रीन की डेंसिटी कम रहेगी। These forests are distinguished by the diversity of species, frequently buttressed trunks as well as rougher and thicker bark, heavy climbers, fewer bamboos and an abundance of epiphytes will be found in these areas. Actually ये जो आपके फॉरेस्ट होते हैं सेमी एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट, इनका कमर्शियल यूटिलाइजेशन कंपेयर टू द एवरग्रीन वो ज्यादा होता है। काफी बार तो ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे आपके सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिले, उनको कट डाउन करके नाउएडेज एग्रीकल्चर लैंड में भी कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। क्लाइमेटिक कंडीशन फेवर करती है आपकी क्रॉप की ग्रोथ को, राइट। अगर मैं फ्लोरा की बात करता हूं, किस टाइप का फ्लोरा देखने को मिलेगा, तो व्हाइट सेडार, होलोक, केल, ये कुछ स्पीसीज हैं जो काफी कॉमन है यहाँ पे। फ्योना की अगर मैं बात करूं तो एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, राइनोस, वन हॉर्न राइनो जो आसाम के अंदर काफी
पॉपुलर हैं, वेस्ट बंगाल में भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है काफी पॉपुलर है। तो ये जो है आपका फ्लोरा एंड फौना सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल जाता है। इसके बाद मेरे पास जो फॉरेस्ट आते हैं वो आते हैं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। एवरग्रीन है बट यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है, ड्राई एवरग्रीन। अब देखिए आप भी शॉक्ड है कि ये ड्राई वर्ड क्यों है, ड्राई एवरग्रीन। ड्राई होगा तो एवरग्रीन कैसे होगा? ऐसा इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि जो पार्ट ड्राई एवरग्रीन का होता है वो उस टाइम पे उस एरिया में ग्रो किया जाता है जहां पे नॉर्मल डेज में रेनफॉल होने की बजाय अदर सीजन में रेनफॉल होती है। जैसे इंडिया में मोस्टली पार्ट के अंदर क्या होता है आपका, विंटर में ड्राइनेस होती है, समर में रेनफॉल होता है। बट ड्राई एवरग्रीन की जब मैं बात करता हूं तो सिचुएशन अपोजिट हो जाती है। समर में रेनफॉल नहीं हो पाएगा, विंटर में क्या होगा, आपका रेनफॉल देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इट इज लिमिटेड टू अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप स्ट्रेचिंग बिटवीन विशाखापट्टनम एंड इन आंध्र प्रदेश टू द नॉर्थ टू रामनाथपुरम दैट इज इन तमिलनाडु। मेनली आपके तमिलनाडु कोस्ट पे ही कंसंट्रेटेड है। सदर्न आंध्र प्रदेश को भी मैं बोल सकता हूँ, सदर्न आंध्र और आपके तमिलनाडु कोस्ट पे ये कंसंट्रेटेड होंगे। जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे यूज कर रहे हैं वर्ड ड्राई एवरग्रीन, उसका सिंपल एसेंस यही है कि विंटर टाइम पे आपके रेनफॉल होगी, समर में यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। क्लाइमेट की बात करें तो हेयर द रेनफॉल विल बी 100 सेंटीमीटर इन अ ईयर, मोस्टली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। डू यू नो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कब आती है? आप देखें इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो समर टाइम में तो हमारे पास साउथ वेस्ट मॉनसून होती है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है जिसके चलते तमिलनाडु में रेनफॉल यहाँ नहीं होता। लेकिन जब आपके बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ ईस्टर्न विंड जो कि विंटर में आती है, उस टाइम पे तमिलनाडु में काफी अच्छी रेनफॉल हो जाती है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपके अक्टूबर टू दिसंबर मंथ के अंदर रेनफॉल देखने को मिल जाती है। अब आप कंपैरेटिवली बात करेंगे तो क्या होगा, द मीन एनुअल टेम्परेचर वो 28 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ, मॉइस्चर जो है यहाँ पे वो मेंटेन रहती है, क्योंकि आप ये तो समझ सकते हैं कि तमिलनाडु रीजन एक कोस्टल एरिया है। तो ऑब्वियसली समर टाइम पे भी मॉइस्चर तो ह्यूमिडिटी तो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहती है। 75% के अराउंड आपकी एवरेज जो है आपकी ह्यूमिडिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जब मैं बात करूं तो ट्रीज हेयर आर शॉर्ट स्ट्रेचर दैट गो अप टू 12 मीटर ऑफ हाई एंड देयर इज अ कंप्लीट कैनोपी फॉर्म्ड। कंप्लीट कैनोपी होगी, डेंस फॉरेस्ट होते हैं और काफी हाइट भी ठीक ठाक होती है। बैम्बू एंड ग्रासेस आर नॉट अबंडेंट इन दिस रीजन, क्योंकि बैम्बू जो है और ग्रासेस जो है वो अबंडेंट नहीं है। बैम्बू मेनली ज्यादा रेनफॉल के रीजन में होगा तो वो अबंडेंट नहीं होंगे। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द फॉरेस्टेड लैंड हैज बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव। एग्रीकल्चर के लिए आपके कैसुरेना के प्रोडक्शन के लिए आपकी जो काफी सारी लैंड जो है जो कि आपके ड्राई एवरग्रीन में आती थी उसको कट डाउन कर दिया गया है। क्योंकि ये ड्राई एवरग्रीन जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्यों इसको कट डाउन किया गया है, ड्राई एवरग्रीन जो है वो आपके कोस्टल एरिया, कोस्टल लैंड या डेल्टा फॉर्मेशन जो रिवर कर रही थी उसी लैंड पे आपके ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट थे। और आपको पता होना चाहिए जब रिवर डेल्टा बनाती है तो वो काफी फर्टाइल होता है। फर्टाइल होगा तो एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स व्हाई उसको कट करके एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया है, राइट। फ्लोरा की बात करूं तो नीम, जामुन, ये सब चीजें, टेमरिंड, ये सब चीजें मिल जाती हैं। फौना की मैं बात करता हूं तो मेरे पास टॉर्टॉइस हो गया, लेजार्ड्स हो गए, आपका सांबर डियर हो गया, पीकॉक डक, ये सब जो है आपके फ्योना के अंदर मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डाइवर्सिटी तो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन दैट इज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो आपकी बायोडाइवर्सिटी की प्रमोशन के लिए फेवरेबल है, राइट। देखिए काफी सारी लैंड हमारी ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है फॉरेस्ट को कट करके, या वो सेमी एवरग्रीन हो या ड्राई एवरग्रीन हो। इसी के चलते मैंने आपको एक सेशन पढ़ाया था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, आप उसको भी देख सकते हैं, आपकी बुक में नोट्स के फॉर्म में गिवन भी है, वहां से पढ़ भी सकते हैं। आपको पता होगा ऑन एन एवरेज हमारे पास 24% के नियर बाई फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है इंडिया में, जो कि 33% होना चाहिए। इसलिए हमें उसको एनहांस करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए आज के सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।